भारत की रेत में छुपा है इतिहास, संस्कृति और जीवन का संघर्ष। ये कोई आम जमीन नहीं, ये है थार का रेगिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोचक यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक थार रेगिस्तान की ओर। यहाँ की तपती रेत, दूर तक फैले धौरे और लोक संस्कृति की रंगीन छटा सब मिलकर एक अनोखी दुनिया रचते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस वीरान से दिखने वाले इलाके में हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की कहानियां छुपी हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे यहाँ के लोग बिना पानी के भी जीने की कला जानते हैं? तो चलिए जानते हैं थार की अनसुनी कहानियां, इसकी प्राकृतिक विशेषताएं और यहाँ के जीवन की जीवटता को। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थार सिर्फ रेत नहीं, एक जीती जागती संस्कृति है। थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, लेकिन इसका विस्तार हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक भी जाता है। भारत में थार रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में फैला है। यह रेगिस्तान लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पाकिस्तान के हिस्से में इसे चोलिस्तान या थल रेगिस्तान कहा जाता है। ये इलाका जितना गर्म और सूखा है, उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी है। यहाँ की लोकगीत, घाघरा चोली में सजी महिलाएं, ऊंटों की रेस और ऐतिहासिक किले सब मिलकर थार को एक अद्भुत पहचान देते हैं। कहते हैं हर रेत का कण अपने भीतर कोई राज छुपाए बैठा होता है, और अगर बात थार रेगिस्तान की हो तो इसकी रेत में तो एक पूरा इतिहास दफन है। कभी यहाँ घने जंगल थे, बहती थी नदियां और शायद कहीं कोई सभ्यता भी पनप रही थी। लेकिन वक्त बदला, मौसम बदले और इस धरती का चेहरा भी बदल गया। थार रेगिस्तान की कहानी करोड़ों साल पुरानी है। जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटें खिसक रही थी, तब भारत की प्लेट उत्तर की ओर बढ़ती हुई यूरेशिया से टकराई। इस भयानक टक्कर ने जहां उत्तर में हिमालय को जन्म दिया, वहीं इसके प्रभाव से पश्चिमी भारत का यह इलाका धीरे धीरे शुष्क और बंजर होने लगा। माना जाता है कि उस समय यहाँ एक विशाल नदी सरस्वती बहती थी। इस नदी की धाराएं थार को जीवन देती थी, हरियाली से भर देती थी। लेकिन समय के साथ वह नदी लुप्त हो गई और उसके साथ ही इस जमीन की नमी भी खत्म हो गई। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ। मानसून कमजोर पड़ता गया, बारिशों ने साथ छोड़ दिया और अंततः इस इलाके ने पानी की जगह रेत ओढ़ ली। इतना ही नहीं, इंसानी गतिविधियों ने भी इस परिवर्तन को तेज किया। जंगलों की कटाई, बेतरतीब चराई और खेती के अनियंत्रित विस्तार ने जमीन की नमी को और भी छीन लिया, और इस तरह बना थार रेगिस्तान, एक ऐसा इलाका जहां जीवन कठिन है लेकिन थमा नहीं है, जहां तपती धूप है लेकिन लोकगीतों की ठंडी छांव भी है, जहां रेत उड़ती है लेकिन उसके पीछे इतिहास की परतें भी खुलती हैं। ये रेगिस्तान आज भी बदल रहा है। यहाँ की रेत, यहाँ की हवाएं और यहाँ के लोग सब कुछ एक जीवंत कहानी कह रहे हैं, जो बस सुनने वालों की तलाश में है। रेत का समंदर जब दूर दूर तक फैलता है, तो कहीं न कहीं उसकी शुरुआत भी होती है। थार रेगिस्तान का भी एक प्रवेश द्वार है, एक ऐसा इलाका जहां से रेगिस्तान की असली पहचान शुरू होती है। और इस प्रवेश द्वार का नाम है जैसलमेर।
राजस्थान का यह ऐतिहासिक शहर सिर्फ एक नगर नहीं बल्कि थार की दहलीज है। यहाँ पहुँचते ही हवा में रेत की महक, संगीत में लोक धुनों की मिठास और आंखों के सामने धोरे सब कुछ बदलने लगता है। गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर पीले पत्थरों से बने किलों और हवेलियों का शहर है, लेकिन इसकी असली पहचान यह है कि यहीं से थार रेगिस्तान की यात्रा शुरू होती है। इन्हीं गलियों से होकर ऊंटों की कतारें रेगिस्तान की ओर निकलती हैं। यहीं से शुरू होता है रेत का वो संसार जो कभी थमता नहीं। कई लोग बीकानेर को भी थार का एक द्वार मानते हैं, क्योंकि वहां से भी रेत की संस्कृति में प्रवेश होता है। लेकिन जैसलमेर का स्थान अनोखा है, क्योंकि यहाँ का किला, यहाँ की हवेलियां और यहाँ की लोक कला सब कुछ थार का स्वागत द्वार बन जाता है। थार का गेट कोई बना हुआ दरवाजा नहीं है, वो एक अनुभव है, जहाँ एक शहर से निकलते ही आप एक दूसरी दुनिया में कदम रख देते हैं, जहाँ सभ्यता, संघर्ष और संस्कृति तीनों एक साथ चलते हैं। रेत के बीचों बीच, रेगिस्तान की तपती रेत के बीच जब नजरें दूर तक सूखे रंगों में खो जाती हैं, तभी एक शहर अपनी नीली छटा से चौंका देता है। जोधपुर राजस्थान का यह ऐतिहासिक शहर सिर्फ अपने किलों और महलों के लिए नहीं, बल्कि अपने घरों की नीली दीवारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और इसी वजह से इसे कहते हैं द ब्लू सिटी। जोधपुर की पुरानी बस्ती में जब आप मेहरानगढ़ किले की ऊंचाई से नीचे झांकते हैं, तो चारों तरफ एक ही रंग दिखाई देता है, नीला। नीला आसमान, नीली छतें, नीली दीवारें, जैसे किसी कलाकार ने रेगिस्तान के इस कोने को रंगों की गर्मी से बचाने के लिए ठंडे नीले रंग में रंग दिया हो। लेकिन ये नीला रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में ब्राह्मणों के घरों को नीले रंग से रंगा जाता था, ताकि उनकी पहचान बनी रहे। वहीं वैज्ञानिक कारण ये भी बताया जाता है कि नीला रंग गर्मी को कम करता है और घरों को ठंडा बनाए रखता है, जो इस तपते रेगिस्तानी इलाके में बेहद जरूरी है। जोधपुर की ये गलियां, इन नीली दीवारों के बीच घूमते ऊंट और हवा में घुली लोक धुनें सब मिलकर इसे थार रेगिस्तान की सबसे रंगीन विरासत बना देते हैं। यह शहर एक जीवित संग्रहालय की तरह है, जहां इतिहास, वास्तुकला और परंपरा नीले रंग के साथ बहती है। यहाँ की नीली दुनिया थार की सुनहरी रेत के बीच एक ठंडी छांव जैसी लगती है। रेगिस्तान की रेत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो हर कण सोने जैसा चमक उठता है। और शायद यही वजह है कि थार रेगिस्तान भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा शूटिंग लोकेशनों में से एक बन चुका है। ये सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि एक फिल्म सेट की तरह है, जहां विशाल धौरे, पुराने किले, ऊंटों की कतारें और धूल उड़ाते रास्ते किसी कहानी को पर्दे पर जिंदा कर देते हैं। बॉलीवुड की शुरुआत से ही थार का आकर्षण फिल्मों में दिखा है। यहाँ की लोकेशंस ने एक नहीं, सैकड़ों कहानियों को जगह दी है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, ये शहर कई सुपरहिट फिल्मों के दृश्य बन चुके हैं। सरफरोश 1999 में आमिर खान जब भारत पाक सीमा के पास केस सुलझाते हैं, वो रेगिस्तान जैसलमेर के पास ही था। बॉर्डर 1997, एक ऐसी फिल्म जो भारत के हर दिल में बसती है। उसकी पूरी शूटिंग राजस्थान के रेत के मैदानों में हुई थी। हम दिल दे चुके सनम की वो प्रसिद्ध ऊंट की सवारी, पद्मावत के शाही दृश्य, यहाँ तक कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान के कई हिस्से थार की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए हैं। हॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा।
द डार्क नाइट राइजेस में जिस जेल के सीन को दर्शाया गया था उसे जोधपुर के पास शूट किया गया था। थार की खास बात यह है कि यह हर कहानी में ढल जाता है। कभी युद्ध का मैदान बनता है, कभी प्रेम कहानी का साक्षी और कभी आत्मा की यात्रा का अकेला रास्ता। यहाँ की रोशनी, खुला आकाश और रंगीन संस्कृति हर फ्रेम में सिनेमा को एक नया जीवन देती है। थार एक ऐसा किरदार है जो पर्दे पर खुद नहीं बोलता, लेकिन हर दृश्य में गहराई जोड़ता है। जहाँ रेत बेजान लगती है, वहाँ कभी कभी आस्था अपनी जड़ें जमा लेती है। थार की तपती जमीन पर एक नाम है जो लोगों की जुबान से श्रद्धा में घुलकर निकलता है, चिरैया नाथ बाबा। रेगिस्तान की वीरानियों में बसे इस लोक संत की कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं, बल्कि जन विश्वास और लोक संस्कृति की मिसाल है। कहते हैं चिरैया नाथ बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो तपस्वी थे, संत थे और लोक रक्षक भी। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लोग उन्हें संकट मोचक मानने लगे। जहाँ बीमारी हो, संकट हो या कोई अदृश्य डर, लोग चुपचाप बाबा की शरण में आते और राहत पाते। बाबा का नाम चिरैया नाथ इसलिए पड़ा क्योंकि उनके आसपास चिरैया यानी पक्षी हर वक्त मंडराते रहते थे। प्रकृति और पशु पक्षियों से उनका गहरा संबंध था। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया और रेत के इस क्षेत्र में भी जीवन के सम्मान का संदेश फैलाया। आज भी राजस्थान के कई गांवों और कस्बों में बाबा के छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ रोज शाम को दीप जलाए जाते हैं। मिट्टी के दीपकों में रोशनी की लहर फैलती है और गांव के बुजुर्ग बाबा के गीत गाते हैं। माना जाता है कि बाबा के मंदिरों में मनोकामना पूरी होती है, विशेषकर बीमारियों से मुक्ति और पारिवारिक संकटों में राहत। रेगिस्तान में जहाँ जीवन कठिन है, वहाँ आस्था ही सबसे बड़ी ताकत है। चिरैया नाथ बाबा उस ताकत का नाम है जो लोगों को धूप में भी छांव का एहसास कराते हैं। रेगिस्तान की हवाएं जब सन्नाटे से बात करती है, तो अक्सर किसी छुपी हुई पीड़ा की कहानी सुनाई देती है। थार के दिल में भी एक ऐसा ही दर्द दबा है। एक पुरानी लोक कथा जिसमें कहा जाता है कि थार की रेत सिर्फ सूखी जमीन नहीं, बल्कि एक संत के श्राप की परिणति है। उस संत का नाम था चिरैया नाथ बाबा। कहानी कहती है कि बहुत पहले यह धरती हरियाली से भरी थी। यहाँ पानी था, पशु पक्षियों की भरमार थी और किसान अपनी जमीन से खुशहाल जीवन जीते थे। इन्हीं गांवों में कहीं एक बाबा रहते थे, चिरैया नाथ बाबा, जिनका मन प्रकृति, पशु पक्षियों और लोगों की भलाई में रमा था। पर कहा जाता है कि समय के साथ लालच और अहंकार लोगों पर हावी हो गया। बाबा ने जब देखा कि इंसान पेड़ों को काट रहा है, पानी बर्बाद कर रहा है, पक्षियों को मार रहा है, तो उनका हृदय रो पड़ा। उन्होंने लोगों को चेताया, समझाया, पर कोई नहीं रुका और अंततः बाबा ने उस भूमि को श्राप दे दिया। जिस धरती पर चिरैया को भी चैन नहीं, वहां अब हरियाली नहीं रहेगी। यह भूमि अब रेत बन जाएगी और लोग जीवन भर जल की एक बूंद को तरसेंगे। कहते हैं बाबा के श्राप के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। नदियां सूख गई, हरियाली खत्म होने लगी और रेत जो पहले बस किनारों पर थी, अब हर ओर फैलने लगी। लोग गांव छोड़कर जाने लगे और जो बचे उन्होंने बाबा के श्राप को सच होते देखा। आज भी जब थार की तपती रेत पर कोई थका मुसाफिर चलता है, तो वह अक्सर यह पूछता है, क्या यह सिर्फ भूगोल है या सच में कोई श्राप आज भी जिंदा है? बाबा का वह श्राप एक लोककथा हो सकता है या शायद उस प्रकृति की चेतावनी जो हमें संतों के माध्यम से समय समय पर मिलती है। कहते हैं जहाँ जीवन मुश्किल होता है, वहाँ जीवों का जज्बा और भी गहरा होता है। थार रेगिस्तान भी ऐसी ही एक कठिन भूमि है, जहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री तक पहुँचता है और रात को ठंडी हवाएं हड्डियों में उतर जाती है। लेकिन फिर भी इस रेत के समंदर में जीवन धड़कता है। यहाँ के पशु और पक्षी संघर्ष की सबसे खूबसूरत मिसाल है। जब सूरज निकलता है
और रेत चमकने लगती है, तभी रेत में छुपे हुए सांप, नेवले और छिपकलियां बाहर आने लगती हैं। ये सभी थार की सबसे शुरुआती और जमीन से जुड़ी प्रजातियां हैं, जो रेत की गर्मी को चीरते हुए जीना जानती है। रेगिस्तान का राजा है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये जानवर न केवल यहाँ के लोगों की सवारी है, बल्कि उनका साथी, दोस्त और कमाई का जरिया भी है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और तपती धूप में आराम से चल सकता है। और फिर आते हैं थार के पंखों वाले साथी पक्षी। यहाँ का आसमान रंगीन होता है जब सारस, तीतर, बटेर और सबसे खास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गौडवर उड़ान भरते हैं। यह पक्षी थार का गौरव है, लेकिन अब विलुप्ति के कगार पर है। सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। नीलगाय, सियार, खरगोश और कई तरह की जंगली बिल्ली प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। वो दिन में ज्यादातर छुपी रहती हैं और रात को अपने शिकार की तलाश में निकलती हैं। यहाँ के जीवों ने अपने शरीर को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। कम पानी में जीने की ताकत, गर्मी से बचने की तकनीक और शिकार से बचने की चालाकी, ये सब उनकी प्रकृति में घुल चुके हैं। थार के पशु पक्षी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन सिर्फ आराम में नहीं होता, संघर्ष में भी सौंदर्य होता है और तपती रेत में भी जीवन पलता है। थार की तपती रेत पर, जहाँ दिन के समय सब कुछ शांत और सुस्त होता है, वहीं कुछ ऐसे जीव हैं जो अचानक बिजली की तरह फुर्तीले होते हैं। उनमें से एक है ग्लास बेली रेसर स्नेक। ये सांप छोटा है, लेकिन इसकी गति और चपलता इसे रेगिस्तान के सबसे तेज शिकारी जीवों में से एक बनाती है। कहा जाता है कि इसकी त्वचा इतनी पतली और चमकदार होती है कि नीचे का पेट हिस्सा कांच की तरह पारदर्शी दिखाई देता है, और शायद इसी वजह से इसका नाम पड़ा ग्लास बेली। इसका शरीर लंबा और पतला होता है और यह दिन के समय सक्रिय रहता है, जो बाकी ज्यादातर सांपों के उलट है जो रात में निकलते हैं। यह मुख्यतः कीड़े, छोटे सरीसृप और कभी-कभी छोटे पक्षियों को भी शिकार बनाता है। तेज गति से यह रेत पर फिसलता है और पलक झपकते ही शिकार पर झपट पड़ता है। ग्लास बेली रेसर स्नेक जहरीला नहीं होता, लेकिन इसकी फुर्ती, तेज आंखें और दिमाग इसे थार के वातावरण में जीवित रहने का उस्ताद बनाते हैं। इसका रहन सहन दिखाता है कि कभी कभी ताकत जहर में नहीं, चालाकी और रफ्तार में होती है। यह सांप थर के उन जीवों में से है जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए अब भी रहस्य है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह छिपता भी है और बच निकलता भी है। रेत की हर सरसराहट में डर नहीं होता, लेकिन जब बात हर रेगिस्तान की हो तो हर सरकता हुआ जीव डर और रहस्य दोनों साथ लाता है। और उन्हीं में सबसे खतरनाक नाम है सॉ-स्केल्ड वाइपर। यह सांप छोटा है, लेकिन इसका जहर इतना तेज होता है कि ये भारत के सबसे ज्यादा मौतें करने वाले जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। कई ग्रामीण लोग इसे फुसकारी सांप कहते हैं, क्योंकि यह हमला करने से पहले अपने शरीर को घर्षण से रगड़कर एक कर्कश आवाज निकालता है, जो चूड़ियों के घिसने जैसी लगती है। यही आवाज इसका चेतावनी संकेत है कि अब पीछे हटो, वरना यह हमला कर सकता है। सॉ-स्केल्ड वाइपर आमतौर पर छोटा होता है, लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन इसकी गति, छलावा और जहर तीनों इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। यह रात में सक्रिय होता है और दिन में किसी झाड़ी, पत्थर या रेत के नीचे छिपा रहता है। कभी कभी यह इंसानी बस्तियों के पास भी पाया जाता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, यानी यह खून को जमने से रोकता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये सांप तभी हमला करता है जब खुद को खतरे में महसूस करता है, वरना यह चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। आज भी थार के गांवों में जब रात को लोग खेतों या खुले में जाते हैं तो एक छड़ी लेकर चलते हैं, ताकि जमीन पर चलने से पहले कोई हलचल पता चल जाए। और ऐसा इसलिए नहीं कि वहाँ भूत है, बल्कि क्योंकि वहाँ सॉ-स्केल्ड वाइपर हो सकता है।
जहाँ पानी बूंद बूंद कीमती हो, वहाँ रसोई सिर्फ स्वाद का नहीं, संघर्ष और समझदारी का भी प्रतीक होती है। थार रेगिस्तान का खाना इस बात का प्रमाण है कि सीमित संसाधनों में भी स्वाद, सेहत और परंपरा को जिंदा रखा जा सकता है। थार की रसोई में चूल्हे की आंच पर जब लोहे की कड़ाही चढ़ती है तो उसमें पकने लगता है एक ऐसा भोजन जो पीढ़ियों से भूख ही नहीं, संस्कृति भी मिटा रहा है। बाजरा थार का मुख्य अनाज। यह न सिर्फ कम पानी में उगता है बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है। बाजरे की रोटी, साथ में लहसुन की चटनी और छाछ थार के हर घर का आम खाना है। फिर आता है एक व्यंजन जो भारत भर में प्रसिद्ध है, दाल बाटी चूरमा। रेत में दबाकर पकाई गई बाटियां देसी घी में डूबी हुई अरहर या मूंग की दाल के साथ खाई जाती है। और जब मीठे की बात आती है तो वही बाटी घी और गुड़ के साथ चूरमा बन जाती है। इस रेगिस्तानी इलाके में करेला, कचरी, सांगरी और गुंदा जैसे जंगली फल और सब्जियां उपयोग होती हैं। इनसे बनता है एक बेहद मशहूर व्यंजन, पंचकुटा सब्जी। यह 5 सूखी सब्जियों से बनी होती है जो महीनों तक बिना खराब हुए टिकी रह सकती है। छाछ और मट्ठा गर्मी के खिलाफ थार का सीधा जवाब है। हर खाने के साथ ठंडी छाछ पीना यहाँ की परंपरा है। मिठाइयों में गोंद के लड्डू, मोठ और चूरमे का लड्डू यहाँ खूब पसंद किए जाते हैं, जो ताकत भी देते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। थार का खाना सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये जीवन जीने की एक शैली है। कम में भी संतुष्टि, साधारण में भी स्वाद और हर कौर में धरती की खुशबू। थार की धरती पर जब आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आंख ढूंढती है वो है पानी। यहाँ बारिश साल में मुश्किल से कुछ दिन होती है। नदी कोई नहीं, झीलें भी कम और जमीन के नीचे का जल बहुत गहरा, खारा या कभी कभी पूरी तरह अनुपयोगी। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन है, क्योंकि थार के लोगों ने सीखा है पानी से जीना नहीं, पानी को बचाकर जीना। थार के गांवों में आपको दिखेंगे तालाब, जिन्हें यहाँ तला कहा जाता है। बड़ी मेहनत और समझदारी से इन तालों को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ बारिश का हर कतरा इकट्ठा हो जाए। बारिश चाहे जितनी भी कम हो, ये तले पूरे साल गांव की प्यास बुझाते हैं। इसके बाद आता है थार का अनोखा कुंड। ये छोटे गहरे गड्ढे होते हैं जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर उसे सालों तक पीने योग्य बनाए रखा जाता है। कुंडों की छत पर लगे पत्थर और नालीदार ढांचे हर बूंद को गिरने नहीं देते। और फिर होता है बावड़ी, यानी सीढ़ी नुमा कुआं। राजस्थान की बावड़ियां केवल पानी की जगह नहीं बल्कि सामाजिक मिलन केंद्र हुआ करती थी, और आज भी कई जगह हैं जो 300 से 400 साल पुरानी है। पोखर, जोहड़, नाड़ी और टांका, ये सब थार के जल संग्रहण के पारंपरिक नाम हैं। हर गांव में इनका रूप थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, जल बचाओ, जीवन बचाओ। आजादी के बाद आधुनिक साधन आए। इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब से थार के बीहड़ों तक पानी लेकर आई, इसने कई इलाकों में खेतों को हरा किया, लेकिन साथ में भूमिगत जल के खारापन और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी पर असर भी डाला। थार के लिए पानी आज भी वही है जो किसी मंदिर में दीपक की लौ, छोटी लेकिन पूजनीय। यहाँ हर बूंद एक कहानी है, कभी संघर्ष की, कभी परंपरा की और हमेशा उम्मीद की। थार की दोपहरी में जब धरती झुलसने लगती है और आसमान तपता है, तब हर आंख एक ही ओर टिकी होती है, बादलों की दिशा में। कब आएंगे, कब रुकेंगे, और क्या इस बार कुछ बूंदे रेत को छू भी पाएंगी? यहाँ बारिश हर दिन नहीं आती, यहाँ बादल हर साल मेहरबान नहीं होते, लेकिन जब आते हैं तो सिर्फ पानी नहीं, पूरे रेगिस्तान को जीवन का स्वाद दे जाते हैं। थार में बारिश जून के अंत या जुलाई में आनी शुरू होती है और कुल मिलाकर 100 से 300 मिलीमीटर तक ही होती है। लेकिन इन कुछ बूंदों का मोल किसी झील, किसी समुद्र से कम नहीं। बारिश गिरती है तो रेत की खुशबू उठती है, एक ऐसी सुगंध जो और कहीं नहीं होती। बच्चे दौड़ते हैं,
औरतें चूल्हे छोड़ नाचने लगती हैं। ऊंट थमे खड़े होकर आसमान को निहारते हैं, मानो सब कुछ थम जाता है, सिर्फ जीना शुरू होता है। गांवों के जोहड़ भर जाते हैं, कुंडों में टपकती बूंदें फिर से जीवन का वादा करती हैं। सूखे पेड़ फिर से हरे होने लगते हैं और थार की धूप में पकी धरती मुस्कुरा उठती है। कभी कभी ये बारिश तूफान भी लाती है, तेज हवाएं, बिजली की गरज और अचानक आई बाढ़ जैसी स्थिति। लेकिन फिर भी थार के लोग इसे प्रकोप नहीं, प्रसाद मानते हैं, क्योंकि यह रेगिस्तान में जीवन का एकमात्र वरदान है। बारिश के बाद यहाँ की हवा बदल जाती है, भूख मिटती है, बीज बोए जाते हैं और लोक गीतों में मेघारे की गूंज उठने लगती है। थार की बारिश कब होती है, पर जब होती है तो वो सिर्फ जमीन नहीं, आत्मा को भी भिगो देती है। थार में पानी बरसता है, लेकिन ज्यादा नहीं, साल भर में कभी 100, कभी 200 मिलीमीटर, और फिर महीनों तक बस धूप, धूल और प्यास। लेकिन यहाँ के लोगों ने सीखा है कि कम में कैसे जिया जाता है और हर बूंद को कैसे बचाया जाता है। थार के गांवों में जल संरक्षण कोई आधुनिक आंदोलन नहीं, ये तो सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे लोगों ने रीतियों, रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी में ढाल लिया है। तालाब और जोहड़, हर गांव में एक तालाब होता है जिसे तला या जोहड़ कहा जाता है। गांव की ऊंची जमीन पर बने इन तालों में वर्षा जल इकट्ठा होता है और महीनों तक यह पीने, नहाने और पशुओं के लिए काम आता है। कुंड और टांका, ये मिट्टी या पत्थर से बने छोटे जलाशय होते हैं, घर के आंगन या आसपास बनाए जाते हैं। बरसात में छतों से गिरा पानी नालियों के जरिए कुंड में आता है और महीनों तक शुद्ध बना देता है। बावड़ी, राजस्थान की ऐतिहासिक बावड़ियां केवल पानी भरने की जगह नहीं, बल्कि यह जल संरक्षण की कला और वास्तुकला का अद्भुत मेल है। इन सीढ़ीनुमा कुओं से गर्मियों में भी ठंडा पानी मिल जाता है। धार्मिक आस्था भी जल संरक्षण से जुड़ी है। थार में कई जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है। लोग वहां गंदगी नहीं करते, क्योंकि मान्यता है कि जल ही जीवन है। यहाँ पानी की बर्बादी करना पाप माना जाता है। वनस्पति भी पानी बचाती है। थार के लोग कीकर, बबूल, खेजड़ी जैसे पेड़ लगाते हैं, जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं और ये भूमि की नमी बनाए रखते हैं। और फिर आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसने थार के कई इलाकों तक सतही जल पहुंचाया, लेकिन साथ में भूमिगत जल के खारापन, मिट्टी कटाव और जैव विविधता पर असर भी डाला। आज थार की सबसे बड़ी सीख यही है, पानी को जितना इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा बचाओ। यहाँ के लोग जान गए हैं कि बारिश का इंतजार भाग्य है, लेकिन हर बूंद को बचा लेना बुद्धि है। आपने अभी देखा थार की वो दुनिया, जो सिर्फ रेत नहीं, संघर्ष, संस्कृति और संभावनाओं से भरी हुई जमीन है। थार ने सिखाया कि जहाँ कम हो, वहीं से सबसे ज्यादा निकाला जा सकता है। यहाँ का हर कण कहता है, संसाधन नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको थार का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थार की कहानी अब भी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई रेत, नई बातों के साथ। तब तक याद रखिए, जहाँ रेत है वहाँ भी जीवन है। धन्यवाद। जय हिंद।